हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संध्या गुप्ता। आज हम देखने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड के एक टॉपिक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, और आज हम देखेंगे उसकी प्रमुख विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका को हम जानते हैं कि इसको विश्व का सबसे शक्तिशाली देश या सुप्रीम पावर माना जाता है। अमेरिकी विदेश नीति कभी राष्ट्रीय स्वार्थ से प्रेरित और कभी आदर्शवादी भी दिखाई देती है, पर जो भी हो, क्रियान्वयन जैसे भी रहा हो, पर उसका परिणाम निश्चित रूप से जो दिखाई देता है वो बहुत सफल दिखाई देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सुपर पावर बना और सोवियत संघ के विघटन के बाद से एकमात्र सुप्रीम पावर। तो आज हम इस सुप्रीम पावर की विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे, पर पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका की थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्मा था। शुरू में वहाँ पर यह तय किया गया था कि दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध तो रखे जाएं, पर यथासंभव राजनीतिक संबंध ना रखे जाएं, और ये उन्होंने एक तरह से आइसोलेशन की नीति या पार्थक्य की नीति उन्होंने अपना के रखी एक बहुत लंबे टाइम तक। शुरू में वाशिंगटन ने ये नीति अपनाई, और फिर बाद में बाकी काफ़ी राष्ट्रपतियों ने, जेफरसन ने भी इस नीति का अनुसरण किया। लंबे टाइम तक लगभग इसी नीति पर चलते हुए 20वीं सदी के शुरू में इसको थोड़ा सा ब्रेक किया गया, थोड़ा सा चेंज आया, और 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका ने कुछ एक जगहों पर दिलचस्पी लेनी शुरू की और कुछ छोटी सफलताएं भी मिली। जैसे 1904-05 में जापान रूस युद्ध को समाप्त कराने में उसे सफलता प्राप्त हुई। 1906 में जर्मनी और फ्रांस में कोई एक झगड़ा हुआ था, उसमें मध्यस्थता की। तो ये शुरुआती कुछ अमेरिका की दिलचस्पियां थी, पर बहुत सक्रिय अमेरिका तब भी नहीं हुआ था। 1914 में भी जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका बहुत एक्टिव नहीं था, पर बाद में लास्ट में 1917 में अमेरिका ने उकसाए जाने पर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, और उसमें भी अमेरिका एक अच्छे पावर की तरह से सामने आया और बहुत सफलता यहाँ पे हासिल की उसने कुछ समय तक सक्रिय रहते हुए, पर राष्ट्रसंघ की स्थापना की भी कोशिश की थी। उस समय राष्ट्रपति विल्सन थे वहाँ पर यह सक्रियता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, और राष्ट्रसंघ बनाने में शुरुआती एक्टिवनेस के बाद भी उसमें शामिल तक भी नहीं हुआ अमेरिका, और वापस से अपने पुराने ढर्रे पर चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका एकदम से शामिल नहीं हुआ था। 1939 में हम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानते हैं, पर 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम वर्षा कर दी, तब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा और उसके बाद उसमें सक्रिय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो स्थितियां थी वो अमेरिका के सुपर पावर बनने की स्थितियां थी, जिसमें अमेरिका एक तरफ और सोवियत संघ, ये दोनों सुपर पावर की तरफ उभरे। और फिर बाद में 91 के आसपास सोवियत संघ के विघटन के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका पूरे विश्व में एक सुप्रीम पावर की तरह जाना जाने लगा। तो ये जो अमेरिका की विदेश नीति, ये भी देख लेते हैं हम कि इसके निर्माण के पीछे जो आधारभूत तत्व हैं, मतलब कौन से फैक्टर्स अमेरिकी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। तो भौगोलिक स्थिति हम वहाँ की देखें तो वो बहुत अनुकूल है। उसके सशक्त बनने के पीछे उसकी भौगोलिक स्थिति का एक हाथ है निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा खासा भंडार है। अमेरिका के पड़ोसी तुलनात्मक रूप से निर्बल हैं, इसलिए सीमा पर जो चैलेंजेस मिलते हैं दूसरे देशों को, वो अमेरिका को नहीं मिलते हैं। इस तरह की भौगोलिक स्थितियाँ नहीं हैं जैसे नदी पहाड़ वगैरह कि जिससे उसकी भौगोलिक एकता को बाधा पहुँचे। तो कुल मिलाकर के भौगोलिक
स्थितियां काफ़ी अनुकूल दिखाई देती हैं, जिससे कि अमेरिका एक सशक्त विदेश नीति अपना सकता है। सुप्रीम पावर बनने के लिए ये उसमें सहयोग करता है। मानवीय संसाधन भी अमेरिका के उसके फेवर में है। जनसंख्या उचित मात्रा में है, न कम है न ज़्यादा है। गुणात्मक रूप से भी उन्नत वहाँ की ब्रीड मानी जाती है। विदेश नीति का संचालन वहाँ राष्ट्रपति के हाथों में है, पर युद्ध और संधि के मसलों पर सीनेट की स्वीकृति जरूरी है। तो जब दलगत सहयोग वहाँ पर होता है तो संचालन सुगम होता है, अदरवाइज थोड़ा सा वहाँ पर विदेश नीति का संचालन में मुश्किलें आती हैं। अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य जो दिखाई देते रहे हैं हमको अब तक, एक राष्ट्रीय सुरक्षा, जो हर देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य होता ही है, ये हम सब जानते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी देश जो चाहता है वो राष्ट्र की सुरक्षा करना चाहता है, राष्ट्र के हित चाहता है, तो अमेरिका की नीति भी सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में और अपने हितों के बारे में सोचती है। दूसरी बात, जनतंत्र की रक्षा करना भी अमेरिका का मुख्य उद्देश्य रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में जो दो गुट बने थे उसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्रवादी गुट का नेता था। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की वैश्विक सुरक्षा करना अमेरिका अपनी जिम्मेदारी मानता है। और एक उद्देश्य दिखाई देता है साम्यवाद का अवरोध, साम्यवाद को रोकना, मतलब साम्यवाद को बढ़ने से रोकना। और ये एक लंबे टाइम तक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लंबे टाइम तक अमेरिका इस नीति को फॉलो करता रहा। आतंकवाद का उन्मूलन विशेष रूप से 2001 से शुरू किया अमेरिका ने, और 11 सितंबर को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वहाँ पर हमला हुआ था, उसके बाद से अमेरिका का ध्यान आतंकवाद को रोकने की तरफ गया। हालांकि ये बात अलग है कि इससे पहले कई मामलों में आरोप लगते रहे कि अमेरिका आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, पर अब इसके बाद से जब अमेरिका को खुद को भुगतना पड़ा उसका परिणाम, तो अब सक्रिय रूप से अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई देता है। एक और उद्देश्य कि स्वयं को सर्वोच्च शक्ति के रूप में बनाए रखना। जब एक बार जो शक्ति या जो स्टेटस अमेरिका ने हासिल कर लिया, तो अमेरिका अब यथासंभव उन कार्यों को करता है जिससे कि उसका यह सर्वोच्च स्थान बना रहे वैश्विक राजनीति में। और इसके लिए वो बहुत दिलचस्पी और सक्रियता दिखाता है, यहाँ तक कि बहुत सारे मामलों में सैन्य हस्तक्षेप का मार्ग भी अपनाता है। यूएनओ को वो अपने तरीकों से चलाना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, विश्व बैंक को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और इसके लिए सक्रिय होता है। अब अविकसित और विकासशील देशों को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में रखने की अमेरिका पूरी कोशिश करता है। मतलब कुल मिलाकर के अमेरिका अपने पुरानी पार्थक्य नीति से या आइसोलेशन की नीति से एकदम विपरीत बहुत सक्रिय अब दिखाई देता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। अब हम इसकी विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिनको हम मोटे तौर पर अब तक थोड़ा सा जान भी चुके हैं, उनको एक बार और जिक्र कर लेते हैं। कि पहली जो हमने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अमेरिका साम्यवाद के अवरोध की नीति, यहाँ हम पहला पॉइंट देख रहे हैं, साम्यवाद के अवरोध की नीति को अपनाता रहा है, साम्यवाद को रोकने की पुरजोर कोशिश करता रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विशेष रूप से उसकी नीति का यही मुख्य उद्देश्य रहा था कि सोवियत संघ को बढ़ने से और साम्यवाद को बढ़ने से वो रोके। और जहाँ कहीं भी सोवियत संघ ने अपने प्रभाव विस्तार की कोशिश की, तो अमेरिका ने भी प्रतिकार स्वरूप वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी की। जैसे उदाहरण के लिए कोरिया का मसला जो था कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर जब आक्रमण कर दिया, तो भले ही यूएनओ के माध्यम से, पर अमेरिका दक्षिण कोरिया के पक्ष में सक्रिय हुआ। अविकसित और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर भी अमेरिका साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से रोकता रहा है। बहुत सारी सैन्य संधियां भी उसने की हैं जिससे कि सोवियत संघ और साम्यवाद दोनों को काउंटर किया जा सके। जगह जगह सैन्य अड्डे बनाना, शस्त्रों का विस्तार करना, और इन सब के पीछे मुख्य रूप से जो मकसद दिखाई देता है वो साम्यवाद को रोकना, साम्यवाद के विस्तार को रोकना दिखाई देता है। दूसरा, अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता सैन्य संधियां।
अमेरिका ने मुख्य रूप से साम्यवाद का अवरोध करने के लिए बहुत सारी सैन्य संधियां की, जैसे रियो संधि, नाटो, सीटो, एंजस, बगदाद पैक्ट या सेंटो वगैरह। रियो जो लैटिन अमेरिकी देशों के साथ 1947 में की, नाटो जो यूरोप के कुछ देशों के साथ 1949 में की, सीटो या मनीला संधि जो 1957 में दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के क्षेत्र को साम्यवाद से बचाने के लिए की, एंजस 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के बीच में, और नाटो का बाद में भी अमेरिका विस्तार करता रहा है और नाटो तो काफ़ी एक्टिव रहा है। तो ये सैन्य संधियां करना अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता दिखाई देती है कि इसने बहुत सारी क्षेत्रीय या सामूहिक सैन्य संधियों का निर्माण किया है। तीसरी विशेषता दिखाई देती है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति, कि अमेरिका एक बड़े देश की तरह छोटे देशों को आर्थिक सहायता देता रहा है, चाहे उसका उद्देश्य उन्हें अपनी तरफ मिलाना हो या उनका अपना विकास करना हो, छोटे देशों को विकसित करना हो तकनीकी सहायता दे करके, उद्देश्य जो भी रहा हो, पर अमेरिका ने आर्थिक सहायता की नीति हमेशा से अपनाई है। ये उसकी नीति का एक प्रमुख अंग रहा है। डिक्लेयर्ड उद्देश्य उसका उन राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना होता है, पर इसके अलावा जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो साम्यवाद के खतरे को टालना रहा, ताकि वो छोटे देश सोवियत संघ के प्रभाव में ना आ जाएं। तो उनको आर्थिक और सैन्य सुविधाएं अमेरिका प्रदान करता था, जैसे सैन्य अड्डे भी वहाँ पर बनाए कई जगह पर। कई कार्यक्रम अमेरिका ने आर्थिक सहायता के लिए शुरू किए, जैसे उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना 1947 में, जो कि उसने यूरोप के देशों को साम्यवाद से बचाने के लिए शुरू की थी और इसमें एक बड़ी आर्थिक सहायता उन देशों को दी गई थी। ट्रूमैन सिद्धांत 1949, और इसका भी उद्देश्य था अल्पविकसित राष्ट्रों को अमेरिकी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। और एक योजना थी अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना 1961 में। एक और योजना थी प्रगति के लिए मैत्री योजना, जो लैटिन अमेरिकी देशों के लिए थी, और इस सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में इन अल्पविकसित राष्ट्रों को या और भी राष्ट्रों को आर्थिक और तकनीकी सहायता अमेरिका ने उपलब्ध कराई। इसके अलावा यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, चौथा पॉइंट, मानवाधिकारों का समर्थन। मानवाधिकारों का और लोकतंत्र का समर्थन करना यूएस की नीति का एक प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख विशेषता रही है। अमेरिका दूसरे देशों में मानवाधिकारों की सही स्थिति रखने के लिए काफ़ी सक्रिय दिखाई दिया कई बार। इवन राष्ट्रपति कार्टर ने तो मानवाधिकारों की देखरेख के लिए एक पृथक से एक ब्यूरो की स्थापना भी की थी और अमेरिकी राजदूतों की जिम्मेदारी बना दी थी कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। मतलब अमेरिका अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी मानवाधिकारों का सही तरीके से प्रदान किया जा रहा है, मानवाधिकारों को, लोगों को, इसको बनाए रखना चाहता है। और जहाँ कहीं भी मानवाधिकारों का हनन उसे दिखाई देता है तो अमेरिका सक्रिय हो जाता है वहाँ पर मानवाधिकारों की स्थिति को उचित रूप से बहाल करने के लिए। और एक उद्देश्य दिखाई देता है कि उसने, पांचवा पॉइंट यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, आतंकवाद का विरोध अमेरिका करता है। और विशेष रूप से हमने अभी पहले भी जिक्र किया था कि 2001 में 9/11 की घटना के बाद में विशेष रूप से अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध सक्रिय हुआ। 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस में जॉर्ज बुश ने कहा कि जो देश आतंककारियों को पनाह जारी रखेंगे वो अमेरिका के दुश्मन माने जाएंगे। अफगानिस्तान में भी जो अमेरिका ने अपनी सेना को उतारा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैन्य हस्तक्षेप जो किया, और फिर नाटो की सेनाएं भी वहाँ पर गईं, तो इसका उद्देश्य वही आतंकवादी चरमपंथ जो था इसको रोकना ही था। छठा पॉइंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, सक्रिय और हस्तक्षेपवादी नीति। अमेरिका
लोकतंत्र के समर्थन में, मानवाधिकारों की स्थापना बनाए रखने में, अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के आधार पर दूसरे देशों में कई बार हस्तक्षेप करता रहा है। अमेरिका ने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के देशों में लोकतंत्र बहाली के नाम पर करीब 60 से ज़्यादा बार हस्तक्षेप किया है। 1983 में जैसे ग्रेनेडा में, 1989 में पनामा में और 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। 94 में हैती में भी अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप किया। तो कई जगहों पर, और भी कई जगहों पर अमेरिका सक्रिय दिखाई देता है, यूएनओ के माध्यम से भी और स्वयं भी। अमेरिका जहाँ कहीं भी विश्व में कुछ गड़बड़ या उथल पुथल दिखाई देती है तो अमेरिका अपनी ड्यूटी समझता है कि वहाँ जा कर के उस स्थिति को वो हैंडल करे, सुधारे। 7वां पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं, विकासशील देशों पर या अविकसित देशों पर भी अमेरिका दबाव बनाए रखने की नीति को अपनाता रहा है ताकि वो उसके फेवर में रहें, और अमेरिका उन पर इस तरह से प्रेशर बनाकर उनसे अपनी पसंद के काम करवाना चाहता है। जैसे उदाहरण के लिए क्रायोजेनिक इंजन सौदे को अमेरिका ने रद्द करवा दिया था रूस पर प्रेशर डाल करके। ये सौदा भारत और रूस के बीच में हुआ था, पर अमेरिका के फेवर में नहीं था, तो रूस पर प्रेशर डाल करके भारत से ये सौदा जो किया गया था उसको रद्द करवा दिया था। प्रक्षेपास्त्र अग्नि जो हमारे यहाँ पर परीक्षण किया गया है उसको बहुत समय तक स्थगित रखना पड़ा था अमेरिका के प्रेशर की वजह से। अमेरिका बहुत प्रेशर डाल करके भारत को CTBT और परमाणु अप्रसार संधि 1963 पर हस्ताक्षर करवाना चाहता था 1998 में, और इन संधियों पर हस्ताक्षर के लिए तो भारत पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था। 1998 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया भारत ने, उसके बाद भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। 8वां पॉइंट हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में दिलचस्पी। ये एक अमेरिकी विदेश नीति की एक और विशेषता है कि अमेरिका ने काफ़ी टाइम से एशिया प्रशांत के क्षेत्र में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है, बढ़ा दी है। और क्योंकि उसको लगा कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, इस अनुमान के चलते अमेरिका ने इस क्षेत्र में शीत युद्ध के बाद से काफ़ी दिलचस्पी ली, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने अमेरिका के सिएटल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के 15 देशों का सम्मेलन आयोजित किया। यहाँ का बढ़ता हुआ बाजार और आर्थिक विकास अमेरिका की चिंता का विषय रहा, विशेष रूप से चीन और जापान उसे चैलेंजिंग लगते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका काफ़ी इस क्षेत्र में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। अगला पॉइंट हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। ये माना जाता है कि अमेरिका परंपरागत उपनिवेशवादी नीति को अपनाए बिना ही अलग तरह से अपने आश्रित और उपग्रह राज्य बना रहा है। वो सैन्य हस्तक्षेप करता है, आर्थिक सहायता देता है, अपनी फेवर वाली मित्र सरकार की स्थापना करता है और फिर वहाँ से हट जाता है। जैसे इराक का उदाहरण हम ले सकते हैं, अफगानिस्तान में भी ये कोशिश थी। तो अमेरिका इस तरह से हमें सक्रिय दिखाई देता है काफ़ी, और अपनी मजबूत सुप्रीम पावर की जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तत्पर दिखाई देता है। तो ये हम अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं बहुत मोटे तौर पर शॉर्ट में देख चुके हैं। धन्यवाद। आगे हम और भी कुछ मुख्य देशों की विदेश नीतियों की विशेषताओं को देखेंगे। धन्यवाद।